मोना की स्टोरी के बारे में डिस्कस करते हैं। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों की यही सेम स्टोरी होगी। पूरे वर्ड्स को ध्यान से सुनेंगे, पूरी स्टोरी को ध्यान से सुनेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, आपको समझ में आएगा। क्योंकि कई बार आपके बच्चे मिस डायग्नोज होते हैं, जरूरत किसी और चीज की होती है, चीजें आप कुछ और करते रहते हो, उसकी वजह से क्या होता है कि रिजल्ट्स आपको नहीं मिलते हैं। इसलिए मोना की पूरी स्टोरी को सुनिए। कई सारी लड़कियां अपने आप से रिलेट कर पाएंगी कि हमारी भी ये स्टोरी हो सकती है। सो डायग्नोसिस में इवन प्रोफेशनल भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी बहुत मदद मिलने वाली है। सो यहाँ पर क्या है कि मोना की जो शादी है वो एक बहुत ही अच्छे परिवार में हुई, जहां पर ऑलरेडी उसके जेठ और जेठानी थे, उनके दो बच्चे थे, दोनों लड़कियां थे। और उसके बाद क्या हुआ, इसकी शादी यहाँ पर हुई तो बहुत ज्यादा डिमांडिंग था इन लॉज का माहौल, और बहुत सारी प्रॉब्लम जिसको होती थी, एडजस्टमेंट की डिफिकल्टी आई। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि आजकल शादी तो हो जाती, शादी होने के फौरन बाद विदाउट अंडरस्टैंडिंग प्रेग्नेंट हो जाती लड़कियां। अब वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई, बच्चा हुआ। जब बच्चा होने वाला था, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यानी जेस्टेशन पीरियड में बहुत सारी स्ट्रेस, बहुत सारी टेंशन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उससे गुजरी। किसी तरह से वो जाकर के बच्चा डिलीवर हुआ। हॉस्पिटल में ही झगड़ा हो गया, क्योंकि पहले जेठानी के पास दो लड़कियां थी और इसके पास एक लड़का हो गया। तो लड़का होने के बाद थोड़ा राइवलरी आ गई, थोड़ा स्ट्रेस हो गई, थोड़ा कंपैरिजन हो गया। हॉस्पिटल के अंदर ही झगड़ा हो गया। अब हॉस्पिटल के अंदर फैमिली में झगड़ा हो जाता है, जिसकी यहाँ भी लड़की जो है उसने अपना प्रेगनेंसी हुआ, डिलीवरी हुआ, डिलीवरी के बाद एक रिकवरी फेज होता है जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल सपोर्ट की जरूरत होती है। इवन प्रेगनेंसी के दौरान जेस्टेशन पीरियड में हमेशा बोलते हैं, शास्त्रों में, पुराणों में, सब जगह ये लिखा हुआ है। और मैं कहता हूँ कि दुनिया का हर ग्रंथ, चाहे वो हिंदुओं का ग्रंथ है, मुस्लिमों का ग्रंथ है, क्रिश्चियंस का है, सिखों का है, वो सब यही कहते हैं कि जो बच्चा पैदा होने वाला होता है उसके पहले जो माँ का एक सिस्टम होना चाहिए, शी शुड बी वेरी हैप्पी। अदरवाइज भी लड़कियों को ये कहा जाता है कि लड़कियों को बहुत इज्जत देनी चाहिए, उन्हें बहुत सम्मान देना चाहिए, उन्हें बहुत प्यार देना चाहिए। सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो प्यार नहीं मिल रहा, बहुत सारी स्ट्रेस है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी बहुत सारी स्ट्रेस रही। अब आप ये जानते हैं कि बच्चा उन सारी स्ट्रेस को, अगर मदर स्ट्रेस में है, मदर तो अभी बच्चा तो दुनिया में नहीं है ना, तो जो उसका ब्रेन सोच रहा है, जैसा वो फील कर रहा है, अगर वो खुशी होगी तो वो वाइब्स बच्चे को जाएंगी, अगर वो परेशान होगी तो वो वाइब्स बच्चे को जाएंगी। वो स्ट्रेस्ड होगी, सारा दिन रोती रहेगी, सारा दिन स्ट्रेस में रहेगी, तो कितना प्रॉब्लम होगी। अब मोना को क्या हुआ कि डिलीवरी हुआ, वो बच्चा होने के बाद पूरा 24 घंटे तो लगातार रोती रही। अब रोती रही, उसी फेज में जब उसका बाद में घर आ गई, घर आने के बाद कई बार प्रॉब्लम्स हुई, प्रॉब्लम्स होने के बाद कई बार पैचअप होने की कोशिशें हुई। अब जब वो ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा था, 7 महीने उसने ब्रेस्ट फीडिंग किया बच्चे ने, उस दौरान भी जब ब्रेस्ट फीड भी करा रहे हैं, कहते ना कि किसी को आप किचन में भी खाना बना के खिलाते हो तो पॉजिटिव वाइब्स के साथ खिलाओ। अब वो सारी नेगेटिव वाइब्स के साथ ब्रेस्ट फीडिंग हो रही है। तो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, जब वो 1 डेढ़ साल, उसके सामने बहुत स्ट्रांग झगड़ा हुआ घर के अंदर, बहुत सारी चिल्लम चिल्ली हुई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, इतनी स्ट्रांग स्ट्रेस हुई कि आप पूछिए मत। तो वो जो स्ट्रेस बच्चे के सामने हुआ, तो एक थोड़ा सा विड्रॉल बच्चे का वहां से आना शुरू हुआ। उसके बाद जब पेरेंट्स अपने झगड़ों में बिजी रहते हैं, फिर बच्चों को यहाँ एक गलती की, ये सब चीजें हो रही हैं उसके सामने। उसके बाद दूसरी गलती क्या हुई कि बच्चे को इस दौरान, क्योंकि अपने में भी बच्चे को बिजी करना, तो स्क्रीन भी दे दिया। यानी साइकोलॉजिकल एंगल तो है ही है, उसके साथ में हम लोगों ने क्या किया, जो गलती हम अक्सर सभी पेरेंट्स आज की डेट में कर रहे हैं, वो गलती और हो गया कि उसको स्क्रीन भी हम लोगों ने इंट्रोड्यूस कर दिया। सो स्क्रीन भी हो गया, झगड़ा भी चलता रहा, अल्टीमेटली काफी सारी बार इकट्ठे हुए, काफी सारी बार बिछड़े। तो पेरेंट्स का क्या हुआ, डिवोर्स का केस चलना शुरू हो गया, यानी डिवोर्स तक नौबत पहुंच गई। अब ये जो बच्चे ने ड्यूरिंग जेस्टेशन पीरियड, डिलीवरी और बाद का जो यानी प्री नेटल, पेरीनेटल और पोस्ट नेटल पीरियड जो उसने देखा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के साथ, अब उसने क्या किया, वो अपने लिए बहुत अंडरस्टैंडिंग है। जो वो चाहता है वो बोल देता है, जो वो नहीं चाहता वो नहीं बोलेगा। उसको आई कांटेक्ट देना तो वो देगा, आई कांटेक्ट नहीं देना तो वो नहीं देगा। उसको अपनी नीड की सारी चीजों का पता है, अपने इंटरेस्ट की सब चीजों का पता है, अपनी जरूरतें सारी पूरी कर लेता है। लेकिन एक मैंने एक वीडियो बनाया था सिलेक्टिव म्यूटिज्म पर, तो वो सिलेक्टिव म्यूटिज्म आ गया, विलफुल विड्रॉल आ गई, उसके साथ साथ जो सिम्टम थे वो सारे के सारे वर्चुअल ऑटिज्म के सिम्टम्स आ गए, क्योंकि उसने विड्रॉ कर लिया
और वर्चुअल ऑटिज्म वाले बच्चे भी तो कहीं नॉर्मल होते 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 रिग्रेस करते हैं, यानी एक तरह का विड्रॉल होता है। अब ये वो विड्रॉल जो है ये विलफुल था, सिम्टम सारे वर्चुअल ऑटिज्म जैसे शो कर रहा है। लेकिन अब क्या हो रहा है, थेरेपी के बाद काफी सारी चीजें उसकी आ गई हैं, बड़ी अच्छी चीजें उसमें होने लगी हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उसने डिसाइड किया हुआ है फर्मली कि तुम साला कुछ भी कर लो, मैं बोलूंगा नहीं। तो ये जो ना बोलने वाला सीन आ रहा है, ये सीन इतना स्ट्रांग है कि आप पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं पिछले 6 महीने से, सब चीजें नहीं, फाउंडेशन वर्क कंप्लीट हो चुका है, अब वेट करें कि ये बोले। लेकिन बस उसने एक ही जाम लगाया कि मैं बोलूंगा नहीं, तुम कुछ भी कर लो। तो ये जो चीजें होती हैं, सारी की सारी चीजें होती हैं आप लोगों की फैमिली कंडीशंस की वजह से, जो कंडीशंस जनरेट की जाती हैं। तो एक तो मेरी रिक्वेस्ट उन सब लोगों से है जो फैमिली में इतनी सारी स्ट्रेस जनरेट करते हैं। एक बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि जब बच्चों की शादी हो जाती है तो पेरेंट्स की इंटरफेरेंस थोड़ी सी खत्म होनी चाहिए, सेटलमेंट शुरू होना चाहिए, बच्चों को उनका मी टाइम मिलना चाहिए, उनको एक दूसरे के साथ घूमना फिरना एंजॉय करना, ये सारी की सारी चीजें मिलनी चाहिए। लेकिन इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होता है फैमिली में, स्पेशली जॉइंट फैमिलीज में देखा जाता है। फिर जो लड़की को आप लेकर के आए हैं उसको वो रेस्पेक्ट नहीं देते, उसको वो प्यार नहीं मिलता, उसको वो हक नहीं मिलता, उसकी वजह से कई सारी चीजें और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जनरेट होती है। सो एक तरह के मोटिवेशन का काम आप करें, फिर उसकी आप बात नहीं मानते। अगर मान लो वो कहेगी कि मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम है और मैं इस डॉक्टर को दिखाना चाहती हूँ, तो वो क्या करेंगे, उसको सपोर्ट नहीं करेंगे उसमें भी कि यार ये तो ठीक है, ये तो ठीक हो जाएगा, तुम ऐसे ही फिक्र करती हो, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो वहां पे भी कोई सपोर्ट नहीं मिलती। उसके बाद क्या होता है कि अगर वो कोई ट्रीटमेंट ऑलरेडी लेना चाह रही है या कुछ करना चाह रही है तो उसको, रादर बच्चे को नहीं कहा जाता कि बच्चे के साथ प्रॉब्लम है, ये एक्सेप्ट नहीं किया जाता। ये कहा जाता है कि यार तुम पागल हो। तो यानी बार बार उसको वो एक रेस्पेक्ट वाला माहौल नहीं मिलता, एक प्रेजेंटेशन वाला माहौल नहीं मिलता जहां पे वो लड़की पूरा हक के साथ रह पाए। उसके लिए कंडीशंस ऐसी जनरेट कर दी जाती हैं कि उसके लिए टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो जाता है। जब वो टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो जाता है वो वहां रह नहीं सकती, उसकी बात मानी नहीं जाती। उसकी बात ना मानी जाने की वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स उसकी फैमिली में जनरेट होती है, क्योंकि वो रखना चाहती है बात, वो सही और गलत देख पा रही है लेकिन पूरी फैमिली इग्नोरेंस एटीट्यूड है उनका। यानी उन लोगों को ध्यान ही नहीं देना कि ये लड़की क्या कह रही है, उनके उनके मन में तो ये डला हुआ है कि ये लड़की पागल है और हमारे परिवार में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहती है। जबकि वो अपने बच्चे के लिए लड़ रही है, अपने हस्बैंड के लिए लड़ रही है, अपनी फैमिली के लिए लड़ रही है और अपने फ्यूचर के लिए लड़ रही होती है। सो ये हम लोगों को सोचना चाहिए। स्पेशली कई बार क्या होता है कि हमारी जो मदर्स होती हैं वो अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है, लेकिन जब ये अपने बच्चे को प्यार करती है, अपने हस्बैंड को प्यार करती है, तो उसे वो रेस्पेक्ट, वो मान, वो एक हक नहीं दिया जाता। तो ये हक देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि उस लड़की के लिए वो ग्राउंड बने कि वो एक अच्छे साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट में अपने बच्चे को ग्रूम करे, अपने आप को ग्रूम करे। उसकी अपनी पर्सनैलिटी डेवलप होगी तो बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलप होगी। और कुछ टाइम होना चाहिए जब आप पेरेंटहुड के यानी पेरेंटिंग के लेसन लें कि आपको पता हो कि अच्छी पेरेंटिंग कैसे हो सकती है। बच्चा ही नहीं पैदा करना, बच्चा पैदा करना उसके बाद पेरेंटिंग नहीं होना, दैट इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग एंड वेरी बैड थिंग। तो ये चीजें आपको अंडरस्टैंड करनी चाहिए। मोना की स्टोरी के साथ ये मेरे मुझे लगता है कि थोड़ी या ज्यादा कई लड़कियों की स्टोरी मोना की स्टोरी के साथ जुड़ी हुई है। सो आप अगर रिलेट करते हैं, अपने हक के लिए सामने आइए, अपनी बात को पोलाइटली रखने की कोशिश कीजिए, प्रेजेंटेबल बनिए, ताकि आप फ्यूचर में रिग्रेट ना करें कि यार अगर मैं ये काम कर लेती तो फिर मुझे ये प्रॉब्लम्स नहीं होती, मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम्स नहीं होती। इसलिए प्लीज कम फॉरवर्ड, अपना काम कीजिए और साथ साथ अपने बच्चे पे पूरा ध्यान दीजिए और पूरा फैमिली में भी अपना एक सिस्टम बनाने की कोशिश कीजिए। थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसी स्टोरीज आपसे शेयर करता रहूंगा। बाय बाय।